अस्सलाम वालेकुम। GNN पर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर खुसूसी ट्रांसमिशन में आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं। कानून साज असेंबली के लिए 32 लाख से ज़ायद वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कुछ वाक़यात की इत्तलात भी मिल रही हैं। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे कि ये इंतखाबात और जिस तरह की एग्रेसिव कैंपेन चलाई गई है पाकिस्तान में मौजूद पार्टीज़ की जानिब से, वहाँ पर कश्मीर को लेकर कम बात की गई और अपने ज़ाती सियासी इख्तलाफात ज़्यादा सामने रखे गए हैं। आज का इंतखाब क्या बताएगा? ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था उसे भारत की जानिब से बदलने के बाद ये इंतखाब होने जा रहा है। कश्मीरी वोटर क्या सोच रहा है? जिन सियासतदानों ने वादे किए, नारे लगाए हैं, वहाँ खड़े होकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए हैं, वोटर ने किस तरह उसे बाय किया है? साथ ही साथ एक अहम बात रही है, एक रिवायत रही है, विफाक में जो हुकूमत होती है गुज़िश्ता कुछ अरसे में हम देख रहे हैं उसी तरह की हुकूमत, उसी जमात की हुकूमत आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी हमने देखा है। क्या आज आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाब में PTI उस रिवायत को बरकरार रख सकेगी? क्या मुस्लिम लीग नून जिसकी साबका हुकूमत थी वो अपना वोट बैंक बचा सकेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जो वहाँ पर कैंपेन करने के दौरान अमेरिका के दौरे पर भी गए और दोनों जमातों पर PTI और नून लीग पर भरपूर अंदाज में तनकीद करते रहे, वोटर उन्हें आज सुनेगा? जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा, मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह कराची से हमारे साथ साबिक सिफारतकार सीनियर एनालिस्ट जफ़र हिलाली साहब भी प्रोग्राम में इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे पहले ये आपको बता दूं कि जो अब तक के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, हम जिस तरह कैंपेन को एग्रेसिव देख रहे थे, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हल्के मौजूद हैं और 33 हल्के वहाँ पर हैं आज़ाद कश्मीर में। जो रिपोर्ट हो रहा है, कोटली में एक तसादुम का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, फायरिंग का 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बाग LA 15 में पीपल्स पार्टी PTI के कारकुनों में तसादुम हुआ है, 8 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन बसनाड़ा में छुरियों के वार से 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान में मौजूद पोलिंग स्टेशन से भी कुछ शिकायत और एक दूसरे पर इल्ज़ामात, ये तमाम माहौल भरपूर किस्म का सियासी बना हुआ है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। क्या उम्मीद कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? भरपूर कैंपेन अपोजिशन की जानिब से की गई, बड़ी तनकीद की गई हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर, कश्मीर पॉलिसीज़ को लेकर, पाकिस्तान में हालात को लेकर, PTI आज जीत रही है। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तहरीक इंसाफ जीत रही है। और आपने देखा है कि अपोजिशन पार्टीज़ जिस तरह सुबह से ही धांधली के बारे में और पिछले चंद रोज़ से धांधली का शोर मचाना शुरू हो गई हैं, तो ये पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक रवायत है कि जो हार रहा होता है वो धांधली का शोर मचाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत भी आज तक, इस वक्त तक भी गुज़श्ता हुकूमत यानी PMLN की हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं का नामज़द करता है, सारा अमला पूरे यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्हीं का नामज़द करता है। और मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ाम और पुलिस है वो भी ज़ाहिर है उन्हीं के मुकर्रर करदा है। इसके बावजूद भी बहुत ही, मैं समझता हूँ, नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान कोटली के अंदर और बाकी 2 जगह ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला करे उन्हें शिफा हो और कोई ऐसी और मज़ीद कैजुअल्टी ना हो। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि रूटीन में ही जो कैंपेन चलती है उसके अंदर ज़रा गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के अंदर यानी जो हमारे यहाँ के ज़ख्म खुर्दा सियासतदान हैं उन्होंने ज़्यादा ही कुछ शोर मचाया है, जिसकी वजह से यानी पार कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। पाकिस्तान के अंदर तो एक दूसरे का आमना सामना यानी हर वक्त होता रहता है सियासतदानों का, लेकिन इसमें अलमनाक पहलू यह है कि मकबूजा कश्मीर की तरफ कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। बिलखुसूस जब आप ये कहें कि जनाब कश्मीर बेच दिया है, तो ज़ाहिर है मेरे पास तो हुर्रियत के रहनुमाओं के टेलीफोन हैं, यहाँ के भी और वहाँ के भी, कि ये कम अज़ कम आप अपोजिशन को कहें कि ये ना करें, ये ना करें। इसके नतीजे में वहाँ पर जद्दोजहद करने वाले जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके लिए बहुत ही गलत मैसेज जाता है। दूसरा, ये जो सूबा बनाने वाली बात चली थी, इससे भी कोई मनफी मैसेज ही गया है। चुनांचे ये मैं समझता हूँ आज कैंपेन इंशाअल्लाह यानी इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा और तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से
کشمیر کے اندر بھی اور جو 12 نشستیں پورے پاکستان کے اندر ہیں اس میں بھی واضح برتری حاصل کر رہی ہے. انشاءاللہ حکومت ہم بنائیں گے. اس سے عمران خان کے تحریک انصاف کے آنے سے بھارت کو بہت ہی ایسا میسج جائے گا کہ ان کے لیے یہ کوئی یعنی ٹھنڈے پیٹوں اسے قبول نہیں کریں گے. کسی اور پارٹی کی حکومت ہونا اور بات ہے اور عمران خان کی حکومت ہونا بالکل مختلف ہوگا بھارت کے لیے. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان مودی کو چیلنج کر چکا ہے, اس کے فلسفی جو ہے ہندتوا کی اس کو کھلے عام چیلنج کر چکا ہے. گفتگو کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا, کیا اپوزیشن بھی کچھ اس حساب سے سوچتی ہے؟ صدیق الفاروق صاحب, پی ٹی آئی کہتی ہے زخم خوردہ سیاستدان اپنے مسائل وہاں لے کر چلے گئے, آپ نے بلا وجہ کے شوشہ چھوڑ دیا صوبہ بنانے کا. کہاں سے بات آئی؟ آج تک آپ کی لیڈرشپ بتا نہیں سکی کہ صوبہ بنانے کی بات آپ کے کان میں کون کہہ کر گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ بخش. سب سے پہلے تو صوبہ بنانے کی بات عمران خان نے گلگت بلتستان میں کی, اور اب جو یہ ریفرینڈم کی بات کی ہے کہ ہم ریفرینڈم میں موقع دیں گے کہ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر کے شہری, یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, یہ صوبہ بنانے کی بات ہے. یعنی اگر وہ آزاد ہونے کی بات کر دیں اور خدا نخواستہ ہم آزاد کشمیر, کیونکہ مقبوضہ کشمیر لائن آف کنٹرول کے اس طرف, وہ تو عمران خان کے آنے کے بعد مودی کو یہ حوصلہ ہوا کہ انہوں نے ضم کر لیا, آرٹیکل 370 ختم کر دی. اور یہاں اگر یہ کہہ دیں آزاد کشمیر کے ہمارے بھائی کہ جی ہم نے پاکستان میں شامل ہونا ہے, تو پھر صوبہ بن گیا. تو یہ ناک کہتے ہیں نا, ادھر سے پکڑیں یا یوں پکڑیں, ناک انہوں نے پکڑ لی صوبہ بنانے کی. یہ بات ٹھیک ہے. اور یہ ریفرینڈم کی جو بات انہوں نے کی ہے, اس سے انتہائی برا میسج گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے پار, کہ یہ وہ آدمی ہے جسے نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا پتہ ہے, نہ ایسے مسئلہ کشمیر کا پتہ ہے. ریفرینڈم یا استصواب رائے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف ہونا ہے, اور یو این اسپائسز ان کی زیر نگرانی ہونا ہے. یہ جو آپ اپنا ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر رہے ہیں, یہ اس سے فرار ہے, اور یہ وہی منصوبہ ہے جس کے لیے عمران خان کو لایا گیا ہے. معیشت تباہ کرنے کے بعد اب یہاں یہ بہت بڑا الزام ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم تو اس مقصد کے لیے نہیں لائے گئے نا. نہیں, وہ کارروائی کی بات نہیں, وہ یہ والی جو بات کر رہے ہیں کشمیر والی, وہ جو کشمیر والی بات وزیر اعظم نے سادگی میں یہ بات کہہ دی. یعنی کشمیر والی بات اصولاً ٹھیک کر رہے ہیں ریفرینڈم میں. میں دو باتیں اور عرض کر دوں. اب یہ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی اور 6 گھنٹے بجلی کی بھی. قیمتوں کا حال, ایڈمنسٹریشن کا حال دیکھ لیں, زراعت برباد ہو گئی ہے. صدیق صاحب سادہ سا سوال ہے, آزاد کشمیر میں آپ کی جماعت کی حکومت تھی, ووٹ بینک بچا لیں گے آج, کیا وہاں پر کارکردگی ہے؟ کیا وہاں پر کارکردگی ہے جہاں آپ کی حکومت تھی؟ ہماری کارکردگی, آزاد کشمیر حکومت کی کارکردگی بہترین کارکردگی ہے. ووٹ بینک بچا لیں گے اپنا 10 اضلاع میں بہتر کا. جی سینٹ, ووٹ بینک بچا لیں گے اپنا, میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے. ووٹ بینک ہمارا آپ نے دیکھا 10 ضلعوں کے 10 ہیڈ کوارٹرز میں جو مریم نواز کے جلسے ہیں, ان جیسے جلسے کوئی کر نہیں سکا. سر ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا, سوال سادہ سا ہے. جی کیا کہا آپ نے؟ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا آپ کا جلسہ؟ دیکھیے جی, ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا. یہ آپ نے دیکھے ہیں یہ جو دھاندلی شروع ہو گئی ہے گجرانوالہ اور آگے پیچھے قتل و غارت گری, بالکل ہوگا. ایسے لوگ جلسوں میں نہیں جاتے کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہو, ایسے نہیں جاتے. دیکھتے ہیں شام تک. میں سینیٹر سہر صاحبہ آپ کا پوائنٹ اس پہ چاہیے. پیپلز پارٹی کا ایک تاثر بن چکا ہے کہ صرف سندھ تک محدود ہے. کیمپین کی, بلاول صاحب نے چلے گئے درمیان میں امریکہ کے دورے پر, واپس آ کے پھر کلوزنگ کی ہے اس کیمپین کی, سب پر تنقید کی کھل کے. آج کچھ ثابت ہوگا کہ کچھ ووٹ ہے آزاد کشمیر میں آپ لوگوں کا؟ شکریہ عائشہ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پروپیگنڈا اور تعصب بنانا جو ہے, اس کے بجائے ہمیں عملی طور پر دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آواز ملانے والے کتنے لوگ تھے, اور عمران خان احمد نیازی صاحب کے جلسے کے اندر کتنے لوگ تھے, اور بعد میں کیسے جلسے کو مینیج کیا گیا. ابھی اعجاز چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے, میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا جو ہے ایکشن لیا عمران خان احمد نیازی صاحب نے علی امین گنڈاپور کے خلاف جب انہوں نے نوٹ بانٹے؟ کیا ایکشن لیا کہ جب انہوں نے جو ہے
एक इखलाकी सतह से गिर कर गुफ्तगू की, और इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने जो गुफ्तगू की, और अहम तरीन इशू जो कश्मीर का है उस पर जब रेजोल्यूशन पास हुई तो उसमें इमरान खान अहमद न्याजी साहब गायब क्यों थे, कौमी सलामती की मीटिंग में वो क्यों नहीं होते, और सबको गद्दार कहने वाले अब तक ये वजाहत क्यों नहीं कर सके कि अमेरिका के अंदर जो मीडिएशन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से वो क्या थी, जिसके बाद जो है नरेंद्र मोदी ने जो है कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, और उसके बाद हमारे यहाँ एक सिंबॉलिक कि जुम्मा खड़े होना है, वो भी किसी सियासी और रहनुमा को या कोई कौमी यकजहती जिससे डिमॉन्स्ट्रेट हो सके ऐसा कोई अमल नहीं करना, फिर उसको भी भूल जाना है। देखिए, जुबानी कलामी बातें करना अलग बात है, और अमली इक़दाम आपके कॉल और फेल का जो तजाद है वो सबको नजर आ रहा है। और जिस किस्म के आज वाकयात हो रहे हैं, पहले आपने जो है प्रेशर डाला, लोगों की जो है वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की, फिर नोट दिखाए, फिर हुकूमती रिसोर्सेज दिखाए। साहिबा, ये तो सब जमातें करती हैं अपने अपने दौरे इख्तिदार में, और हर दौरे इख्तिदार में बैठी जमात की तरफ लोग चले जाते हैं जो इलेक्टेबल्स होते हैं। कब नहीं होगा? बात यह है कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब एज ए हुकूमत इन पाकिस्तान, एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो गुफ्तगू थी वो बहुत गैर जिम्मेदाराना थी, और जिस किस्म की वो बातचीत कर रहे हैं उसके ऊपर देखिए ये सेंसिटिव इश्यूज हैं कश्मीर के। अगर आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई और बात कर रहे हैं, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को देखा है आपने? क्या आप बैठे हैं अपोजिशन के साथ? क्या आपने उनको बताया है कि आपके जहन में क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, बातें करना आपके जलसों में ये अगर अपोजिशन करे तो समझा जाता है कि जो अपोजिशन है, अगर एक मुल्क का वजीर आजम करे तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जबकि वजीर आजम भी ऐसा जो कि एक सेल्फ आइसोलेशन में, वजीर आजम पाकिस्तान है, हेड ऑफ स्टेट हैं वो। गुज़िश्ता रोज जो पीटीआई के नुमाइंदे हमारे वो कहते हैं वो कह सकते हैं, पूरी स्टेट उनके साथ ऑन बोर्ड है। जी हेड ऑफ द स्टेट। फिर आप बोलेंगे कि जी सादगी है, फिर हम कहेंगे सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। अहम तरीन कौमी सलामती के मामला पे ऐसी सादगी जो है वो अगर वजीर आजम दिखाएंगे तो फिर हम ये कहेंगे। चले इस गुफ्तगू को खोलते हैं थोड़ा सा, मैं अपने एनालिस्ट के साथ भी बात कर लूं इलेक्शन पे, फिर इसी इशू पे आते हैं कि ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स कश्मीर में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन, सारा मौसम बनाए। आप वजीर आजम है, देखिए आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वजीर आजम है तो आप जो है वो कुछ भी कह सकते हैं। दुरुस्त, वैलिड पॉइंट। सहर साहिबा इजाजत दीजिएगा, इमरान साहब आप विजिट भी करके आए कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान, ये पहले तो ये फरमा दीजिएगा कितने जलसे वहाँ पर प्लान करके या ऑर्गेनाइज्ड हो रहे थे, कितने के लिए आवाम खुद निकल रही थी, माहौल कितना चार्ज था, कोई माजी दोहराया जाएगा, कुछ नया होने को है? नहीं, एक जलसे में आप पता नहीं कर सकते कि लोग कैसे आए, लेकिन लोग जब आ जाते हैं तो जलसा अच्छा होता है या बुरा होता है, या बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के जलसे और आज़ाद कश्मीर में वैसे भी लोगों के पास जो है वो पॉलिटिकल शऊर उनका काफ़ी है, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखना ये है किसको वोट पड़ता है, तो सर्वेज आपके सामने, मैंने भी वहाँ चेक किया था, और एक रवायत भी है कि जो हुकूमत होती है वो जीत जाती है। आज शाम को जब रिजल्ट आ रहे होंगे तो हुकूमत जीत जाएगी इलेक्शन, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ, इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट नहीं उनको बनानी पड़ेगी, नहीं, वो सिंपली जीत जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे। जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, और ये जो धांधली का नैरेटिव है, यानी पाकिस्तान, मैंने जिस मंसूबे के बारे में पूछा ना वहाँ लोगों से, आज़ाद कश्मीर में लोगों ने कहा जी ये पीपल्स पार्टी ने बनाया, ये दूसरा वाला बताया ये भी पीपल्स पार्टी ने बनाया, ये किसने बनाया, ये फलां टाइम पे मुशर्रफ के टाइम पे बना था। मुझे राजा फारूक हैदर का कोई किया हुआ काम नज़र ही नहीं आया, लोगों ने बताया ही नहीं मुझे, बल्कि लोग शिकवा कर रहे थे कि जाते जाते वो ऐसा कानून करके गए हैं कि बेशुमार लोगों को उन्होंने नौकरियों पर रख लिया, और वो उनके अपने लोग हैं जिन सबको वो पक्का करके निकल लिए, और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में कि उन्होंने अपने लोगों को नवाजा है। तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे बेशुमार काम किए हुए हैं माजी ने, और उससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी काम किए हुए हैं, लेकिन PMLN ने 5 साल में काम नहीं किया। अगर किए होते तो मरियम नवाज ने पूरा कश्मीर घूमा है, वो कहीं पे खड़ी होकर बताती है ये हमने बनाया, वो हमने बनाया, वो हमने बनाया, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। वो लड़ाई कर रही थी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से। तो बिलावल के पास कहने के लिए बहुत कुछ था कि हमने इसको तरक्की दी है आज़ाद कश्मीर के इलाके को। जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म का रेफरेंडम करवाने का, तो वज़ीर आज़म को पहले इस पर मुशावरत करनी चाहिए थी और इसको पूरा देखना चाहिए था कि वो क्या कहने जा रहे हैं। देखिए, बोझ भारत के पलड़े में है, लड़ाई वहाँ पे हो रही है, कर्फ्यू वहाँ पे लगा हुआ है, लोगों के साथ जुल्म वहाँ पे हो रहा है, आज़ादी की तहरीक वहाँ पे चल रही है, आज़ाद कश्मीर में नहीं चल रही। आज़ाद कश्मीर वाले पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मकबूजा कश्मीर से हूँ, यानी भारत हमें बजाय इसके कि हम ये मजबूर करें दुनिया को कि जनाब आप भारत के अंदर रेफरेंडम करवाएं,
जो भारत के पास मकबूजा कश्मीर का इलाका जो उसने कब्जा किया हुआ है वहाँ पे रेफरेंडम करवाएं, वहाँ के लोग फैसला करें उन्होंने भारत के साथ रहना है या आज़ाद जाना है या पाकिस्तान के साथ आना है। जब वहाँ पे हो रहा हो तब हम यहाँ पे भी करवा लें। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद क्या कहती है। मैं पहले भी ये कह रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग इलाका नहीं बनाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा इलाका कश्मीर है पुराना। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, लद्दाख, कारगिल, ये सारा का सारा जो है वादी का एरिया या जम्मू का एरिया, ये सारा कश्मीर है। एक्चुअली कश्मीर ये पूरा इलाका मिला के है। जब भी कभी इस्तिस्वाब राय होगा पूरे में तो इकट्ठा होगा, हर शख्स को वोट का हक मिलना चाहिए और वो तभी मिलेगा जब सब इकट्ठे होंगे। ठीक है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन आए, दुनिया के आलमी जो इदारे हैं वो यहाँ पे आए और आकर अपनी निगरानी में इस पूरे खित्ते में इस्तिस्वाब राय करवाएं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, इन्होंने आज़ाद मुल्क बनाना है या इन्होंने रहना है इंडिया के साथ। फिर तो चलें बात बनती है। लेकिन वैलिड पॉइंट है कि करारदादों के नीचे होना है, मगर सवाल अपने एरिया में कर रहे हैं कि वजीर आजम प्लान करके कह गए हैं या बिना प्लानिंग ऐसी बड़ी बात बोली गई है। ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आजम पाकिस्तान की जानिब से इस बयान के असरात भी क्या रहेंगे इस ब्रेक के बाद। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पोलिंग का अमल आज़ाद कश्मीर में जारी है। वहाँ से जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी GNN पर आपको अपडेट करते रहेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो कैंपेन हो रही है, वोटर आज कहाँ ज़्यादा वोट लेकर जाएंगे, जो लीडरशिप की जानिब से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान, उनका कितना असर होगा। जफर इलाली साहब, यह गुफ्तगू करते हुए PTI कहती है कि मोदी का हौसला गया और मुस्लिम लीग नून कहती है मोदी को हौसला मिल गया। अब जो वजीर आजम साहब ने भी बयान दे दिया जिसके ऊपर कमेंट भी किया गया रेफरेंडम्स को लेकर, आपका ओपिनियन क्या है? ज़रूरी थे ये स्टेटमेंट वजीर आजम की जानिब से, गैर ज़रूरी थे, सोचे समझे हैं, बिना सोचे? बिल्कुल वजीर आजम ने वो कहा है जो आर्टिकल 257 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर आपके सामने अगर हैं तो आप उसको पढ़ें, वो अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दें। मैं तो अगर आप चाहते हैं मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। वेरी क्लियर है। उन्होंने कहा है कि एक दफ़े जब फैसला हो जाता है कि आप पाकिस्तान को एक्सीड कर रहे हैं, उसके बाद एंड आई कोट, द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड दैट स्टेट शैल बी डिटर्मिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। किधर लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता? कह देते ना भाई। इट वुड हैव मेड सेंस कि अगर आप कहते कि आप अभी हमें एक्सीड किए हैं तो लिहाजा जिस किस्म का स्टेट और फेडरेशन में रिलेशनशिप होगा वो एक प्लेबिसिट के साथ होगा, या वो एक कंसेंट और रेफरेंडम के साथ होगा। मगर एक सोल्यूशन है दैट इज रूल्ड आउट, वो है इंडिपेंडेंस। वो तो नहीं लिखा है, नंबर 1। मगर आयशा, विद योर लिटिल परमिशन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में आने के पहले एक दो पाकिस्तानियों से मेरे तरह जिस कोई पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि क्या हमारी पॉलिटिशियंस ने एक छोटी सी सबक, मगर एक बहुत अहम सबक जो मोदी ने सिखाया था इंडिया को, क्या वो सीखे नहीं है? आपको पता है कि ये जो वायरस का रेज हो रहा है हिंदुस्तान में, वो इसलिए हो रहा है कि बंगाल में जब इलेक्शंस हो रहे थे टोटली अनप्रोटेक्टेड, तो क्या ज़रूरत थी भाई इलेक्शंस इन द मिड्स ऑफ एन एपिडेमिक, इन द मिड्स ऑफ अ पैंडेमिक? क्यों? एक दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज आके क्या कर रहे हैं इधर? ये कश्मीरियों का इलेक्शंस है, इधर तो लोग आ रहे हैं तो उनको तो पता ही नहीं है क्या किधर है। तीसरी बात, लेट अस बी क्लियर, अगर आप कश्मीरियों को हक के खुद इरादी देना चाहते हैं, आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कर रहे हैं, व्हाट आवर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज डूइंग देयर? ठीक। और फाइनली आपने 12 सीट्स दिए हैं रेफ्यूजीज के लिए। सोचिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े वैलिड क्वेश्चंस इलाली साहब आपने रखे हैं। मैं इन्हीं को आगे लेके, ताहिर मलिक साहब, एक तो ये कि जो तीसरा ऑप्शन दे दिया गया है, हम तवक्को कर सकते हैं कि अगले इलेक्शन में उन रहनुमाओं को जो खुद मुख्तारी की हामी हैं, फिर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी।
دوسرا کامنٹ کیجیے گا ہلالی صاحب کی بات کو کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہاں کیا کر رہی تھی. دیکھیے ہلالی صاحب کا بڑا آرگومنٹ ریشنل ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ کہ عمران خان کیا وکالت کر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی والے سارے کہہ رہے ہیں وکیل کشمیر. 70 سال جب میری پیدائش سے پہلے میں نے یہ سنا تھا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے, وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے, یہ حق تلفی ہوئی ہے, اور پاکستان نے ایک پوزیشن لی تھی اقوام متحدہ کے تحت کہ آپ وہاں پہ ریفرینڈم کرائیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ آئیں گے کہ آپ انڈیا کے ساتھ آئیں گے. تو ہمارے جو وکیل صاحب بنے ہیں عمران خان صاحب, وہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو 2 سال پہلے ان کا جو ریاست کا خصوصی سٹیٹس ختم ہوا ہے وہ واپس کیا جائے. تو میں وکیل بن گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پوزیشن کیا ہے ہماری حکومت کی, کیونکہ عمران خان اگر پی ٹی آئی کے ہیڈ ہیں تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر میں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی اس وقت کشمیر پالیسی کیا ہے. نمبر 2 جو سب سے اہم بات ہے وہ میں ہلالی صاحب کی بات سے آگے لے کے جاؤں گا. دیکھیے آزاد کشمیر کے الیکشن انتظامی الیکشن ہیں, نئی حکومت بنے گی ہیں, مگر یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ ہمیشہ ایک میسج ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے. ہم نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیری کو یہ بتایا ہے کہ تم اس کشمیر کا حصہ بنو جہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے, جہاں وفاقی وزیر ہوائی فائرنگ کرتا ہے, وہاں پہ مریم نواز پنجاب سے ٹرک بھر کے آگے الیکشن کرتی ہے. ایک مجھے وہاں پہ ہیومینٹی کا, سوشل ڈیولپمنٹ کا, کشمیر کے فیوچر کا, کشمیر کے ویژن کا, کسی پارٹی کا کوئی بات مجھے بتا دے. تو ہم نے مقبوضہ کشمیر کو یہی میسج دیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دھاندلی ہوگی یا نہیں ہوگی, ہماری پرسیپشن یہی ہوتی ہے کہ جو طاقت میں ہوگا وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو, وہ پی ٹی آئی, وہ الیکشن جیت جائے گی. اگر ہم نے یہ میسج دینا مقبوضہ کشمیر کو تو ہم بہت کامیاب رہے ہیں اس الیکشن میں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب, آپ سے سوال یہ ہے اب اس پوری گفتگو پر جو وزیر اعظم کا بیان ہے ریفرینڈم کو لے کر, جس کو کھولا بھی گیا, آرٹیکل 257 بھی, اور ملک صاحب نے بات کی, یہ اب ریاستی پالیسی ہے کہ ہمیں فیوچر میں اس طرف جانا ہے؟ اس کو کلیئرٹی سے ذرا بیان کر دیجیے. عائشہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں آپ مجھے وقت دے دیجئے, میں ایک ایک سب کا جواب دے لوں گا, لیکن سر اس کا پہلے دے دیں. پہلے لے لیتا ہوں. جی میں اہم باتوں کو پہلے لے لیتا ہوں. آپ نے ہلالی صاحب نے اس آرٹیکل کا ذکر کیا 257, اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو جو کچھ عمران خان نے 5 فروری کو بھی کہا تھا اور گزشتہ دنوں بھی کہا ہے, یہ بالکل پاکستان کے عین آئین کے مطابق ہے. اور جتنے لوگ ہیں نا اس پہ تبصرہ کرنے والے, وہ شک ضرور پڑھ لیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ سوچ لے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو 10 سال یا 11 سال پہلے اسے وزیر اعظم دیا, اسمبلی دی. کیوں دیا؟ پھر اس کے ساتھ 5 سال نون لیگ نے وہاں پر حکومت بنائی. کیوں بنائی؟ کیوں اسمبلی دی؟ پاکستان نے پچھلے 74 برس میں آزاد کشمیر کے اندر ایک وزیر اعظم دیا اور اسمبلی دی. کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ہم ایک جمہوری رویہ رکھتے ہیں اور ہم بھارت کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر بسنے والے, اس کے کسی بھی حصے کے اندر, وہ ویلی ہو, وہ جموں ہو, وہ کوئی علاقہ ہو, ان کو اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں کہ جو انہیں حق خود ارادیت دیتی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اس لیے اگر آپ تو تاریخ کے تناظر کو اور آئین کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو دماغ کے اندر بے شمار سوالات آئیں گے. اعجاز صاحب معذرت, ہیڈ لائنز کے لیے ایک بریک لینی ہے, آپ ساتھ رہیے, میں آپ سے تفصیل سے اچھا مجھے ہیڈ لائنز آپ سے مزید تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں ہیڈ لائن بریک کے بعد.